हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज की क्लास में हमको देखना है डेजर्ट का, लाइफ इन द डेजर्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमें कोल्ड डेजर्ट के बारे में देखना है कि कोल्ड डेजर्ट क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने हॉट डेजर्ट देखा था, जो कौन सा डेजर्ट था वो सहारा डेजर्ट, और आज हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, जिसमें हम देखेंगे लद्दाख के बारे में। हम सभी ने लद्दाख के बारे में बहुत सुना है, टीवी में देखा है, पिक्चर्स में देखा है ना। हमारी जो 3 इडियट थी, लद्दाख की पैंगोंग सो लेक के पास ही जिसका शूट हुआ था, तो काफ़ी कुछ सुना हुआ है लद्दाख के बारे में। बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये लद्दाख ये कोल्ड डेजर्ट भी है, जिसको शायद ही तुम्हें पहले पता हो कि ये लद्दाख भी एक कोल्ड डेजर्ट है। तो चलो बात करते हैं कि ऐसा क्या है यहाँ पर। अब डेजर्ट क्या होते हैं ये चीज़ हम बता चुके हैं। कौन कौन से 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है, जैसे कि लो रेनफॉल, सेकेंड स्कैंटी वेजिटेशन एंड थर्ड वन इज़ एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स होते हैं किसी भी एरिया को डेजर्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि कहाँ लाया करता है, ग्रेट हिमालयाज में लाया करता है। ये इमेजेस जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही हैं ये सब लद्दाख रीजन की हैं। यहाँ पर बात की जा रही है पहले पॉइंट में कि लद्दाख की लोकेशन क्या है। तो आइए जरा हम मैप में एक बार चेक कर लेते हैं कि लद्दाख की लोकेशन क्या है। ये इंडिया का मैप है, पूरा मैप नहीं है, इंडिया का जो नदर्न पोर्शन है वो वाला, जहाँ पर कहने को तो ये पूरा इंडिया के मैप में दिखाया जाता है। हमारा एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बोलोगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि ये बाकी का जो ये इलाका है ना, ये पाकिस्तान ने हथिया के रखा हुआ है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इस एरिया को कब्जा करके रखा है। दूसरी तरफ ये अक्साई चीन वाला हिस्सा जो कि चाइना ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। इस वजह से हमारा जो नदर्न पोर्शन में ये जो मैप दिखता है कश्मीर का और लद्दाख का, ये इतना है। तो लद्दाख कहाँ पर है ये क्लियर हुआ। लद्दाख कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, ईस्ट यानी कि राइट साइड में। लद्दाख कहाँ पर है? कश्मीर के राइट हैंड साइड में। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि ग्रेट हिमालयाज में है। तो ग्रेट हिमालयाज की अगर हम बात करें तो हमारे जो 3 रेंजेस होती हैं ना हिमालयाज की, सबसे ऊपर, फिर मिडिल, फिर इनर लेयर। तो सबसे ऊपर जो ग्रेट हिमालयाज जिनको कहा जाता है, वहाँ पर लद्दाख रीजन लाई करता है। यानी कि सबसे ऊपर पहाड़ियों की सबसे ऊपर वाली चोटियों में लद्दाख रीजन लाई करता है। और नीचे अभी तुम्हें एक पॉइंट और भी वहाँ पे लिखा मिलेगा कि जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख जो रीजन है, वो 2 पहाड़ियों के बीच में है। कौन कौन सी? नॉर्थ रीजन में ये काराकोरम रेंजेस हैं और साउथ रीजन में जस्कर रेंज है। यानी कि साउथ नॉर्थ समझ रहे हो ना। लद्दाख के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में काराकोरम रेंजेस, लद्दाख के नीचे साउथ डायरेक्शन में जस्कर रेंज। तो ये रीजन, लद्दाख रीजन इन दोनों पहाड़ियों के बीच में लाया करता है। 3 पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। पहली पॉइंट कि लद्दाख कश्मीर के राइट हैंड साइड में है, ओके। ग्रेटर हिमालयाज में है, ओके। तीसरा पॉइंट काराकोरम और जस्कर रेंज के बीच में लाया करता है। ठीक, इतने बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहली पॉइंट तो हमने बता चुके थे, दूसरा पॉइंट भी हमने तुम्हें समझा दिया। तीसरे पॉइंट में लिखा है सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। कई सारी रिवर्स इस एरिया से बहते हुए निकलती है, जिसमें कि जो इंडस रिवर है, जिसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं, इंडस रिवर यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है। होता है ना किसी भी रीजन की जो रिवर होती है बहुत फेमस होती है। जैसे अगर हम आसाम की बात करें तो वहाँ तो ब्रह्मपुत्र रिवर, हालांकि वहाँ की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ वहाँ बहुत सी होंगी, लेकिन जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो वहाँ की फेमस रिवर है, सबसे बड़ी नदी है आसाम की। हाँ, सो लद्दाख में उसी तरह से लद्दाख में जो मेजर रोल प्ले करती है, जो इम्पोर्टेंट रिवर है, उसका नाम है इंडस। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे जाती है, ये भी हम तुमको दिखा देते हैं। ये देखो, मान के लिया ऐसा है, यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट हुई। ठीक, निकली कहाँ से निकली अब वो तुम देखना, बाद में बड़े हो जाना तब बताएंगे। ये 2 साइड जाती है, एक तरफ इधर चली जाती है और दूसरी इधर इंडिया में आ जाती है। ठीक, तो ये जो इधर आती है वो लद्दाख रीजन में भी आती है।
लद्दाख रीजन में भी आती है, इसलिए ये लद्दाख में इंडस रिवर का इम्पॉर्टेंट रोल है। 4th पॉइंट में लिखा है द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड 4th पॉइंट में लिखा है द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्ज। मतलब ये नदियाँ डीप वैलीज बनाती हैं और गॉर्जेस बनाती हैं, यानी कि गहरी घाटियाँ और गॉर्ज। देखो इस इमेज में, अगर तुम ये इमेज देखो तो ये जो बीच बीच से रास्ते निकल रहे हैं ना, इनको ही बोलते हैं डीप गॉर्ज या फिर डीप वैली की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो डीप वैली और गॉर्ज बनाती हैं। 5th पॉइंट में लिखा है सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल गंगरी ग्लेशियर। सोच रहे हो यार गंगोत्री ग्लेशियर सुना था, गंगरी ग्लेशियर क्या होता है? तो गंगरी ग्लेशियर भी है जो कि लद्दाख में है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे गंगरी ग्लेशियर का नाम मेंशन किया है, तो तुम्हें याद करना ज़रूरी है। चलो, ये तो हो गया पूरा लद्दाख एरिया का लोकेशन, कहाँ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़। अब क्योंकि लद्दाख की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, मतलब सी लेवल से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई पर है, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए क्या होता है ना, जो लद्दाख में जाते हैं, घूमने जाते हैं किसी भी कारण, तो उनका ना मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है ना, थोड़ा सा ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसीलिए ना तुम्हें आइडिया दे रहे हैं, बुढ़ापे आने का इंतज़ार मत करना, जवानी में ही लद्दाख घूम लेना, वरना फिर सपने देखते रह जाओगे बुलेट से लद्दाख जाने के। फिर अगर हम बात करें कितनी ऊंचाई है, द एल्टीट्यूड इन हाइट वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर दैन दैट 8000 मीटर इन काराकोरम। ये हाइट वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक? कारगिल में इसकी हाइट 3000 मीटर है, वहीं अगर थोड़ा सा और ऊपर, हमने बताया था जो काराकोरम रेंजेस हैं वो लद्दाख के नॉर्थ साइड में, ऊपर साइड में, और नीचे जस्कर रेंज है। तो अगर हम कारगिल से ऊपर जाते हैं काराकोरम रेंजेस की तरफ, तो वहाँ की जो ऊंचाई है ज़मीन से या पे सी लेवल से जो हाइट है वो है 8000 मीटर। ये दोनों हाइट्स याद रखना। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। इतनी ऊंचाई के कारण ही वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड है और बहुत ही ड्राई है। क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड एंड ड्राई। वहीं अगर हम सारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ कैसा था? हॉट और ड्राई था। थर्ड पॉइंट है द एयर एट इट एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। बोला गया कि यहाँ की हवा इतनी थिन है जिसकी वजह से सन की हीट, जो गर्मी है सूरज से आने वाली, वो बहुत ही हमें कम फील होती है। अब हवा थिन है, ऐसा क्या मतलब है? याद करो एयर वाले चैप्टर में हमने तुमको लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया पढ़ाया था। मतलब जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है ठंडी हवा की तरफ, जो गर्म हवा होती है वो डेंस होती है क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डेंस होती है। अब क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में किसी भी तरह का वेपराइजेशन होता नहीं है, एवेपोरेशन होता नहीं है, इसलिए एयर बहुत लाइट होती है, और लाइट होती है यानी कि ठंडी हवा होती है, गर्म नहीं होती है। इस वजह से हमें सूरज की रोशनी इस वजह से हमको सूरज की जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो पाती क्योंकि हवा वहाँ पे ठंडी है। फोर्थ पॉइंट है द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। सर्दियों में फोर्थ पॉइंट है द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। मतलब जो डे टेम्परेचर है गर्मियों में वहाँ पे दिन का तापमान 0 डिग्री से ऊपर रहता है और रात में 30 डिग्री -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। विंटर्स में ये हमेशा वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। टेम्परेचर विंटर्स में वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज अ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। अब यहाँ पर रेन शेडो हिमालयाज मतलब क्या है? याद करो मैंने तुम्हें ओरोग्राफिक रेन बताया था, टाइप्स ऑफ रेनफॉल जब बताया था, उसमें क्या होता है, जो हवा होती है स्लोप, मान लिया कि जो हवा थी वो पहाड़ के एक साइड मतलब उठती थी, ऊंचाई पे उठती थी और फिर इस तरफ क्रॉस नहीं हो पाती थी, तो क्या होता था ना कि सारी बारिश जो थी वो इसी जगह पे हो जाया करती थी।
ये चीज़ बताई थी। तो वहाँ यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ना, रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज, तो हिमालयाज में भी यही होता है कि अगर बारिश हुई भी है ना, तो एक घाटियाँ बनी होती ना, एक पहाड़ों की रेंजेस हैं, तो जो हवा है अगर वो यहाँ से उठी है तो फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाती नहीं है, उसी जगह बरस जाती है। तो वैसे तो वहाँ पे रेनफॉल कम ही होती है, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत होती है उसको नाम दे दिया है रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। इस वजह से वहाँ पे कम रेनफॉल होती है और मतलब जो मेजरमेंट किया है 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर रेनफॉल होती है। 10 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। देन नेक्स्ट इज द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। ये एरिया फ्रीजिंग विंड को एक्सपीरियंस करता है और हॉट सनलाइट। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सनलाइट बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है और हवाएं इतनी ज़्यादा ठंडी चलती हैं कि इंसान जम जाए। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती हैं। अभी अगर हम अपने यहाँ की नॉर्मल जगह की बात कर ले, सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती है, अगर हम धूप में भी खड़े हैं ना, तब भी वो ठंडी हवा इतनी चलती है कि हमें फिर भी सर्दी लगती है ना। तो सेम उसी तरह से वहाँ पे भी इतनी फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं और दूसरी तरफ बर्निंग हॉट सनलाइट भी। दोनों चीज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं लोग। इफ़ यू सिट ऑन द सन, एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बैठे हो वहाँ पे, सूरज देवता निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पैर छाँव में हैं तो ऐसा लगेगा वो फ्रीज हो गए, जम गए। और वहीं अगर दूसरी तरफ आपने अपनी बॉडी को धूप में रखा हुआ है तो ऐसा लगेगा आप जल गए हो। दोनों चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एक ही जगह पे। बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट देखा जाता है। कभी जाना फ्यूचर में तो एक्सपीरियंस करना, हाँ, फिर बताना कि हाँ वाकई में ऐसा था। अभी मैं तो गई नहीं हूँ, गई होती तो फिर फुल फील के साथ बताती। खैर आगे देखते हैं। फ्लोरा एंड फौना। अब भाई ये तो आगे क्लाइमेट की बात थी, लोकेशन देख लिया। अब वहाँ पे क्या प्लांट्स हैं, किस तरह के एनिमल्स हैं वहाँ पे, वो बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू हाई एरिडिटी। हाई एरिड रीजन पड़ा था ना, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, वेजिटेशन बहुत कम है। इसकी वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत स्पार्स है। स्पार्स यानी कि बहुत कम है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज। यहाँ पर बहुत ही कम ग्रासलैंड्स हैं, एक तरह से बोल सकते हो, घास है छोटी छोटी, जहाँ पर लोग जाते हैं जो नोमैडिक ट्राइब होते हैं, या फिर तुम कह सकते हो जो पढ़ चुके हो ना तुम, टेम्पररी सेटलमेंट्स, जो लोग अपने जानवरों को चरने के लिए पहाड़ी इलाकों पे ले जाते हैं, शीप्स वगैरह को। तो वो क्यों कहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी सी घास होती है। बोला गया है ड्यू टू एरिड रीजन, ड्यू टू हाई एरिडिटी, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है तो इसलिए वहाँ बहुत छोटी छोटी सी घास होती है, पेड़ इतने बड़े बड़े होते नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोव्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। अब ये देखो, एक तरह से प्लांट्स की वैरायटीज हैं जो यहाँ की घाटियों में पाए जाते हैं। इस इमेज में जहाँ तुम्हें ये पीले पीले पेड़ दिख रहे हैं, ये ग्रोव्स ऑफ विलो, ये वैरायटी है इन पेड़ों की जो इन वैलीज में पाई जाती है। और पॉपुलर्स भी पेड़ ही होते हैं जो इस ऐसी जगह पे पाए जाएं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है और टेम्परेचर भी बहुत कम है, नेगेटिव टेम्परेचर भी बहुत कम है, कूलर एरियाज हैं। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट्स ट्रीज सच एज। अब समर्स में अगर हम बात करें, समर विंटर तो होते हैं, अब वो बात अलग की है कि वहाँ पे 12 महीने सर्दियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी समर विंटर तो होते ही है ना। फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फ्रूट्स के नाम पर होती हैं। तुम्हें यहाँ पर पॉइंट ये याद रखना है, ग्रोव ऑफ विलोज, अगर हम फ्लोरा की बात करें तो ये, और फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें। अगर हम फौना की बात करें कि यहाँ पर किस तरह के जानवर, पक्षी वगैरह हैं, तो ये देखो सारी इमेजेस हैं और इनके नाम हैं। देखो ये एक पक्षी है रावन, अब ये कौवे की तरह लगती है लेकिन है नहीं। दूसरी रॉबिन याद करो, जो हमारी वो नील की डिब्बी आती है ना, उसमें रॉबिन लिखा होता है। नील की भी आती है और भी कई आती हैं यार, उसमें रॉबिन लिखा होता है। फिर ये एक चिड़िया है, रेड स्टार्ट नाम है। देन तिब्बतन स्नो कॉक, याक, हुपो बोलो, कुछ ही बोलो, वाइल्ड शीप, वाइल्ड गोट, वाइल्ड डॉग। तो ये कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। और यहाँ पे इनमें से कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स हैं। माइग्रेटरी वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो पक्षी या चिड़िया दूसरी जगह से आई हो, दूसरी जगह यानी कि दूसरे कंट्री से आई हो, तो कुछ इनमें से माइग्रेटरी वर्ड्स भी हैं। फ्लोरा एंड फौना देख लिया।
अब क्या है, द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड, यहाँ पर जो लोग एनिमल्स पालते हैं वो उन्हें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं और हाइट देते हैं। मिल्क तो जानते ही हो, मीट भी जानते हो, और हाइट्स का मतलब होता है जानवरों की खाल। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर, याक, यहाँ पर याक के दूध का क्या बनाया जाता है, चीज और बटर। द हेयर ऑफ द शीप, शीप के हेयर से क्या बनता है, वुलन। हम लोग अगर कश्मीर जाते हैं तो वहाँ से शॉल लाते हैं, वुलन क्लोथ्स लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे शीप्स वगैरह होती हैं, उस इलाके में, ठंडे इलाके में शीप्स वगैरह होती हैं। तो जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ से वुलन क्लोथ्स लाते हैं, याद है ना। जम्मू वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर भी वुलन शॉल वगैरह, वहाँ की कश्मीरी शॉल बहुत फेमस हैं, तो ऐसे याद रखना। फिर अब बात करते हैं कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपना, कैसा है वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल। द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया लुक सेम। पहली बात तो यहाँ पर यह दी है कि लद्दाख में रहने वाले लोग, तिब्बत में रहने वाले लोग और एशिया की सेंट्रल लोकेशन में रहने वाले लोग लगभग एक ही तरह के दिखते हैं। चलो ठीक है, मान लिया। दूसरे पॉइंट में लिखा है द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे रहने वाले लोग या तो मुस्लिम हैं और या तो बुद्धिस्ट हैं, और तीसरी कोई यहाँ पे धर्म जाति है नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, in fact several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। कहने का मतलब है कि यहाँ पर several monasteries हैं, बुद्धिस्ट की monasteries, कहने का मतलब बौद्ध लोगों की वहाँ पे मंदिर है, जिसको हम लोग हिंदू लैंग्वेज में बोलें तो मंदिर, वैसे ही बौद्ध लोगों की मोनास्ट्रीज बोला जाता है। वहीं पर यहाँ पे ट्रेडिशनल गोम्पास का जो वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन मोनास्ट्रीज में बौद्ध धर्म के लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं। ठीक। फिर लास्ट में सम फेमस मोनास्ट्रीज, और कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं लद्दाख में, जिनका नाम है हेमिस, थिक्सी, शी एंड लामयूरू। ये 4 वहाँ की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। In the summer season, the people are busy in cultivating barley, potato, peas, beans and turnip. समर्स में लोग ये फसल करने में एकदम व्यस्त रहते हैं। ठीक। तो सेकेंड पॉइंट, द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। वहाँ का विंटर बहुत हार्श होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होती है, इस वजह से वहाँ पर लोग कुछ विंटर्स में सेरेमनी वगैरह, फेस्टिव सीजन्स में इंगेज रखते हैं खुद को। ठीक। थर्ड पॉइंट है विमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स विमेन तो हर जगह हार्ड वर्किंग ही होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। ये सिर्फ घर का ही काम नहीं करती है, बल्कि ये अपना छोटा मोटा बिजनेस भी चलाती हैं और शॉप्स में भी काम करती हैं। Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. लद्दाख की कैपिटल लेह में पूरा जो आने जाने का साधन है, जो कन्वेंस है, वो प्रॉपर अरेंजमेंट है उसका। आप रोड से भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। बाय एयर यानी कि आप प्लेन से भी उस रीजन में जा सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट इज द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट। लेह में जो हाईवे है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, और हाँ, और ये तुम्हारा ये एकदम छुप गया यार, ये यहाँ पे ये हाइड हो गया। यहाँ पर जोजिला पास है। कहने का मतलब जो लेह का नेशनल हाईवे 1A है, वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है थ्रू जोजिला टनल बोल सकते हो या जोजिला पास बोल सकते हो। ये है जोजिला पास या टनल, और ये है तुम्हारा नेशनल हाईवे 1A जो कि लेह में है। कश्मीर को कनेक्ट करता है किसके थ्रू, जोजिला टनल के थ्रू कनेक्ट करता है। यहाँ पे छुप गया है, तुम अपनी बुक्स में देख लेना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। वहाँ का रोड नेटवर्क कितना अच्छा है, पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ बर्फ जमी, फिर भी इतना बेटर वे है ट्रांसपोर्ट का। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। वहाँ लद्दाख एरिया में टूरिज्म वहाँ की मेजर एक्टिविटी है, जहाँ पर कई देशों से, बाहर से लोग आते हैं, घूमने आते हैं। या इवन इंडिया की अदर स्टेट से लोग वहाँ पे लद्दाख में घूमने जाते हैं। विजिट टू द गोम्पास में विजिट करते हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में, जहाँ पर बुद्धिस्ट वगैरह लोग मेडिटेशन करते हैं। ट्रैक्स टू सी मीडोज एंड ग्लेशियर्स, ट्रैकिंग पे जाते हैं लोग मीडोज और ग्लेशियर्स को देखने। विटनेसिंग
विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। अभी मैंने तुम्हें बताया वहाँ के विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे खुद को सेरेमनीज और फेस्टिव एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। वहाँ के लोगों की लाइफ मॉडर्नाइजेशन की वजह से चेंज हो रही है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। लास्ट पॉइंट में लिखा, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वाटर और फ्यूल की इस एरिया पे कमी होने के कारण यहाँ पर लोग उसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ वहाँ पे वेस्ट नहीं की जाती है। वहाँ के लोग इतने मतलब इतना उनमें दिमाग है कि हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है, नेचर की हार्मनी, नेचर की पीस को डिसबैलेंस नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे अभी तक हम रहते आ रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से इस इलाके को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको अब यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे यूज़ करेंगे कि उसका किसी भी प्रकार का कोई भी वेस्ट ना हो। हाँ, तो ये था तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट, जिसमें कि हमने लद्दाख के बारे में जाना। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा इस रीज़न के बारे में जानकर। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर था और सिलेबस चैप्टर फिनिश हुआ है। और आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली ऑल द चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, so if you really like all these sessions of this subject, geography of class 7, then you please like and subscribe and also share with your friends. Till then, be happy, stay connected, and goodbye.